हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, ये जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट का 44वां पार्ट है और इस पार्ट में मैं जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैं 43 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में उसमें क्या मिलाया जाता है। तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, कार्बन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जब स्टेनलेस स्टील बनाते हैं लोहे से तो इसमें कार्बन मिलाते हैं, और स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु होती है। इसमें कार्बन के अलावा क्रोमियम भी होता है, निकिल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। तो क्षारीय मृदा धातुएं या इनको कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ये सेकेंड ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। इसमें कौन कौन से तत्व हैं, तो इसमें आपका होता है बेरिलियम, फिर जो है मैग्नीशियम होता है, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम और फिर बेरियम और फिर जो है रेडियम। ठीक है, तो ये 6 तत्व होते हैं। इनकी शॉर्टिक है बेटा मांगे कैल्शियम सर बाप राजी। तो इस शॉर्टिक से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और क्षारीय धातुएं किसको कहते हैं, तो क्षारीय धातु कहते हैं पहले ग्रुप को। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उनको क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं या एल्कली मेटल कहते हैं। ठीक है, एल्कली मेटल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय मृदा धातु किसको कहते हैं, सेकेंड ग्रुप को। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा समूह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है। तो श्वसन पिगमेंट कौन सा है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये एक पिगमेंट है, एक वर्णक है। इसी के कारण मनुष्य के रक्त का कलर लाल होता है। ठीक है, और इसको श्वसन पिगमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये परिवहन करता है। हमारे फेफड़ों से हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक, विभिन्न ऊतकों तक ये क्या ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है फेफड़ों से कोशिकाओं या ऊतकों तक, और कोशिकाओं या ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ले जाता है, फेफड़ों में ले जाता है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं श्वसन पिगमेंट। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। और रोडोप्सिन यहाँ पे क्या होता है, रोडोप्सिन भी एक पिगमेंट होता है जो कि पाया जाता है रेटिना में, रॉड सेल्स में। आपने रॉड सेल्स कौन सेल्स पढ़ी होगी, रेटिना में होती है, तो उसमें जो है पाया जाता है रॉड सेल में। और मेलेनिन ये त्वचा और बालों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, त्वचा, बालों और आँखों की जो पुतली होती है उसके रंग के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो ये भी एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। और क्लोरोफिल, तो ये भी एक वर्णक होता है जो कि पौधों में पाया जाता है। पौधों में हरी पत्तियों के रंग का जो है यही कारण होता है, हरे रंग का कारण होता है। तो क्लोरोफिल ये भी जो है पिगमेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कण जिनका आवेश Q1 और Q2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाती है तो दोनों के बीच बल कितना होगा। तो 2 आवेशों के बीच जो बल होता है उसका फॉर्मूला होता है F = Q1 × Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो R क्या होगा, यहाँ पे R होगा इनके बीच की दूरी, 2 आवेशों के बीच की दूरी। और Q1 Q2 क्या है, दोनों आवेश हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए हैं दूरी में 1/5 की कमी कर दी जाती है। तो अगर 1/5 की कमी कर दी जाएगी तो यानी कि R/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जो है F क्या होगा, फिर बल हो जाएगा Q1 × Q2 और R/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है Q1 × Q2 हो जाएगा और R का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R² और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, 25 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें इससे तो यहाँ पे Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया, R² से R² कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ गया इनका, ये जो है 1 हो गया और ये 25, तो 1:25 आ गया। ठीक है, तो अगर ये जो है पहले बल कितना था, F था, तो अब बल कितना होगा, 25F हो जाएगा। ठीक है, 25F हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 25F। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन दिया गया है, परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है। तो जब भी हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं, अप से डाउन आते हैं किसी भी ग्रुप में,
तो परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है और इस कारण से परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। और जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी भी आवर्त में तो परमाणविक त्रिज्या क्या होती है, घटती है और इस कारण से परमाणु आकार भी घटता है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन क्या दिया गया है, ऊपर से नीचे परमाणु आकार बढ़ता है, तो ये कथन सही होगा। फिर दूसरा कथन है परमाणविक त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर घटती है, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। लेफ्ट से राइट क्या होता है, परमाणविक त्रिज्या और परमाणु आकार दोनों घटते हैं। फिर दिया गया है अगला कथन, एक ही समूह के सभी तत्वों में संयोजकता समान होती है। तो एक ही ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं उनकी संयोजकता समान होती है, क्योंकि उनके जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या समान होती है। जैसे पहले ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में आपका हाइड्रोजन हो गया, फिर जो है लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, ठीक है, सोडियम फिर पोटेशियम होता है। तो इनकी आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, एक होती है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक होता है, तो आखिरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 3 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1, ठीक है, तो आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, तो 2 8 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में इसमें भी है। पोटेशियम का कितना होता है, तो 19 होता है, तो 2 8 10 8 18 और 1 19, तो आखिरी कक्षा में सभी में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये सभी 1 इलेक्ट्रॉन है अगर आखिरी कक्षा में, तो 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर सकते हैं, तो इनके ऊपर जो है +1 का चार्ज हो जाएगा और संयोजकता भी क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी वैलेंसी जो है 1 होगी सभी की, तो एक ही ग्रुप में आपने देखा कि संयोजकता जो है समान होती है और आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है, तो ये कथन सही हो गया। फिर दिया गया एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है, तो ये कथन जो है गलत होगा, ठीक है, ये कथन गलत होगा क्योंकि जो समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं, कार्बन का एक समस्थानिक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13, एक होता है कार्बन 14, ठीक है, तो इनका जो है परमाणु भार एक का 12 है, एक का 13, एक का 14, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है सबका क्या है, 6 है, ठीक है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के क्रम में अरेंज की गई है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो इसमें जो है कार्बन के जितने भी समस्थानिक हैं उनके लिए कोई अलग अलग जगह नहीं होगी, जो कार्बन की जगह है वही सबकी जगह होगी, ठीक है। तो इसमें एक ही समूह में जो है रखा गया है, तो इससे ये पता चलता है एक ही ग्रुप में, जैसे यहाँ पे एक ही ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबकी अलग अलग जगह है, तो अलग अलग किसी की जगह नहीं है, तो इसलिए ये कथन गलत होगा, ठीक है। समूह में अलग नहीं रखा गया है बल्कि वही जगह जो है सबकी होती है, ठीक है, इसीलिए इनको समस्थानिक कहते हैं। नाम से भी स्पष्ट है, समस्थानिक का मतलब कि समस्थान रखते हैं, वही स्थान रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो यही कथन गलत है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात बालक की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन रहता है। तो जो मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर जो है गुणसूत्र तो कोशिकाओं में कितने होते हैं, 46 होते हैं, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, नवजात हो या बड़ा हो, ठीक है। तो 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, या इसको कह सकते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इसमें से 44 गुणसूत्र नॉर्मल होते हैं और 2 गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र उनको कहते हैं, ठीक है। तो जो बालक होते हैं, बॉयज़ जो होते हैं, उनमें एक होता है एक्स, एक होता है वाई, ये किस में होते हैं, बॉयज़ में होते हैं, और गर्ल्स में होते हैं 44 नॉर्मल होते हैं, और जो है 2 गुणसूत्र कौन से होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक होता है एक्स और दूसरा भी एक्स होता है, ठीक है। तो गर्ल्स में जो है 44 प्लस डबल एक्स होता है, ठीक है, और बॉयज़ में 44 प्लस एक्स वाई होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 44 प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो धावन सोडा यानी वाशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, ठीक है, ये है धावन सोडा, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, वाटर के, इसी को कहते हैं क्रिस्टलीकरण का जल। इसकी प्रतिशत मात्रा यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले हम पूरे का जो है, पूरे का क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम के 2 एटम हैं, सोडियम का जो है एटॉमिक मास कितना होता है, 23U होता है, तो 23 × 2 हो जाएगा। कार्बन का एक ही एटम है और कार्बन का होता है 12, तो 12 हो गया। ऑक्सीजन के 3 एटम है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 × 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे वाटर के जो है 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 10 का पूरे में मल्टीप्लाई होगा, और वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो हाइड्रोजन का 1U होता है, तो 1 × 2 हो जाएगा।
और ऑक्सीजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का होता है 16 U, तो 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 23 दूना हो गया 46 प्लस 12 प्लस 16 3 48 और प्लस जो है यहाँ पे 16 और ये जो है 2 हो जाएगा 18 और 18 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो 180। ये जो है वाटर का जो है मॉलिक्यूलर मास आ गया अलग से, इसको हम अलग रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका परसेंटेज हमें निकालना है। और पहले पूरे को जोड़ लेंगे और वाटर का जो है अलग से निकालेंगे। तो पूरे को अगर हम जोड़ेंगे तो 8 2 10 6 16 और 0, तो लास्ट में 6 हो जाएगा। फिर 8 4 12 1 13 और 13 4 17 और एक कैरी जो है तो हो जाएगा 18। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 286 आ गया पूरे का मॉलिक्यूलर मास। उसमें से वाटर का कितना है 180 है। ठीक है, तो यहाँ पे 180/286 हो जाएगा और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आंसर इसका आएगा 62.9। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62.9% ये जो है वाटर का परसेंटेज आ जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? तो रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है पेशीय ऊतक। ठीक है, पेशीय ऊतक या इसको हम मांसपेशी भी कह देंगे। ठीक है, पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू पेशीय ऊतक या मांसपेशी। तो ये 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं ऐच्छिक पेशियाँ, ऐच्छिक पेशीय ऊतक, जिसको हम रेखित भी कहते हैं, रेखित पेशीय ऊतक। और एक होती है अनैच्छिक, अनैच्छिक पेशीय ऊतक। ठीक है, इनको अरेखित कहते हैं, अरेखित। और तीसरी होती हैं हृदय पेशियाँ या कार्डियक मसल्स, हृदय पेशियाँ। तो जो ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं इनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे चलने के लिए जिन पेशियों का इस्तेमाल करते हैं, दौड़ने के लिए या कोई चीज़ पकड़ने के लिए, खड़े होने के लिए, तो वो जो है ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं। अनैच्छिक, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएँ होती हैं, वो इन्हीं ऊतकों से बनी होती हैं। और जो हमारी आहार नाल होती है वो इन्हीं ऊतकों से बनी होती है। तो ज़रूरत के अनुसार ये अपने व्यास को बदल लेती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है यही राइट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी मांसपेशी। ठीक है, तो मांसपेशियों में यानी पेशीय ऊतकों में दूसरा जो अनैच्छिक वाली होती हैं, अरेखित पेशियाँ, वो जो है अपने व्यास को बदल पाती हैं। और हृदय पेशियाँ जो है हृदय की धड़कन में आप जानते हैं कि ये भी अनैच्छिक होती हैं एक तरह से, इनको हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये हृदय की मसल्स होती हैं, तो इसलिए इनको कार्डियक मसल्स या हृदय पेशियाँ कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 100 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है। 3 दिनों में बल्ब द्वारा कितनी ऊर्जा की खपत होगी? तो यहाँ पे जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया है कितने यूनिट ऊर्जा की खपत होगी। और 1 यूनिट जो है किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा के। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा। तो हमें निकालना है कितने किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की खपत होगी। ठीक है, तो इसको जो है किलोवाट घंटा में हमें निकालना है, बस ये हमें याद रखना है, किलोवाट घंटा में निकालना है। तो यहाँ पे 100 वाट दिए गए हैं, तो 100 वाट इसको हम किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा किलोवाट में। अब जो है घंटा, ये हो गया किलोवाट 100/1000। और घंटा जो है कितना दिया गया है? 5 घंटे प्रतिदिन उपयोग होता है और 3 दिन तक। ठीक है, तो 5 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल जो है घंटे आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 का यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 से जो है 10 जाएगा 2 बार। ठीक है, और 3/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 3/2 या इसको हम लिख सकते हैं 1.5 यूनिट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1.5 यूनिट या 1.5 किलोवाट घंटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आघात वर्धनीय नहीं है? तो आघात वर्धनीयता या मेलिएबिलिटी कहते हैं इसको। तो ये गुण धातुओं में होता है। धातुओं को अगर हम हथौड़े से मान लीजिए मारते हैं तो वो फैल जाती हैं। ठीक है, वो टूटती नहीं है बल्कि वो फैल जाती हैं। तो इस तरह से हम उनकी चादर बना सकते हैं, पतली शीट्स बना सकते हैं। तो इसी गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता या मेलिएबिलिटी कहते हैं। और जो नॉन मेटल्स यानी अधातुएं होती हैं उनमें ये गुण नहीं होता है। अगर उसको हम हथौड़े से मारेंगे तो वो टूट करके बिखर जाएंगे। ठीक है, जैसे कोयला है या सल्फर है, तो उसको अगर हम हथौड़ा मारेंगे उसके ऊपर तो वो टूट जाएगा। ठीक है, वो फैलेगा नहीं। तो यहाँ पे ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन का अपर रूप है, तो ये एक अधातु है। और बाकी जो है एल्युमिनियम, टाइटेनियम और क्रोमियम, ये सभी क्या हैं? मेटल्स हैं, धातुएं हैं। तो इसमें ये गुण पाया जाएगा और इसमें नहीं पाया जाएगा। और धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं, तो ये जो गुण होता है, धातुओं के पतले तार खींचे जा सकते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में कौन सा बहुपरमाणविक है? तो परमाणविकता या एटॉमिसिटी ये क्या होता है? तो एक अणु बनाने के लिए किसी तत्व के जितने परमाणुओं की जरूरत होती है उसे उस तत्व की परमाणविकता या एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ होते हैं एक परमाणविक होते हैं या मोनो एटॉमिक कहेंगे इनको। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? जैसे ऑर्गन है, हीलियम है, तो इनका जो है एक ही परमाणु इनका एक अणु बनाता है। ये नेचर में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्गन और हीलियम इनका एक ही एटम जो है इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जो डाइएटॉमिक होते हैं यानी द्विपरमाणविक जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये जो है एक एटम इनका नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है बल्कि कम से कम 2 एटम एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्सीजन जो है ये क्या हो गया? ऑक्सीजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस हो गई। ठीक है, तो एक अणु हाइड्रोजन का एक अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ये जो है डाइएटॉमिक हो जाएंगे, द्विपरमाणविक। और इसी तरह से ट्राइएटॉमिक होते हैं, त्रिपरमाणविक, जैसे कि ओजोन है, तो ओजोन के लिए जो है ऑक्सीजन का 3 एटम चाहिए। ठीक है, और कुछ होते हैं चतुष्परमाणविक या उनको कहते हैं टेट्राएटॉमिक, चतुपरमाणविक। ठीक है, चतुपरमाणविक, जैसे कि फास्फोरस है, तो फास्फोरस का जो है 4 एटम चाहिए होगा फास्फोरस का एक अणु बनाने के लिए। और 4 एटम से ज़्यादा जिसमें ज़रूरत होती है तो उसको कहते हैं बहुपरमाणविक या पॉलीएटॉमिक। ठीक है, तो बहुपरमाणविक जैसे सल्फर है, तो सल्फर का जो है सल्फर का एक अणु बनाने के लिए सल्फर के 8 एटम्स की जरूरत होती है, 8 एटम की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये क्या है? बहुपरमाणविक है। तो सल्फर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9800 जूल ऊर्जा 80 न्यूटन भार की वस्तु को उठाने में खर्च की गई। वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया? तो यहाँ पे 9800 जूल ऊर्जा खर्च की गई। ठीक है, तो जो खर्च की गई ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है? m/g/h के बराबर होती है। तो यहाँ पे 80 न्यूटन भार दिया गया है, तो यहाँ पे बहुत से लोग गलती ये कर सकते हैं कि जल्दी में 80 यहाँ पे m की जगह ले लेंगे और g का मान अलग से ले लेंगे, जबकि यहाँ पे दिया गया है 80 न्यूटन भार जो है m/g के बराबर होता है। ठीक है, वेट जो है m/g के बराबर होता है, तो यानी कि m/g की वैल्यू टोटल दी गई है 80 न्यूटन। अगर यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया होता 80 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, तब हम जो है 80 यहाँ पे लेते और g का मान जो है अलग से लेते, 9.8 या 10 जो भी दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे m/g का मान हो गया 80 और h जो है हमें निकालना है कितनी ऊंचाई तक, और इसकी वैल्यू कितनी है? 9800 जूल। ठीक है, 9800 जूल। तो अब यहाँ से हम h निकाल लेंगे, हाइट कितनी हो जाएगी? 9800/80 जो है बटे में हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और 980 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 122.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 122.5 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स की तालिका में डैश को हैलोजन के साथ रखा गया था। तो न्यूलैंड जो है साइंटिस्ट थे, इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था और इन्होंने जो तालिका बनाई थी उसमें किसको हैलोजन के साथ रखा गया था ये पूछा गया है इसमें। तो न्यूलैंड जो है इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया था। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करने के बाद इन्होंने ये कहा कि हर 8वां तत्व पहले तत्व की प्रॉपर्टी से मैच करेगा, यानी हर 8वें तत्व की प्रॉपर्टी और पहले तत्व की प्रॉपर्टी आपस में मैच करेंगी। ठीक है, तो ये जो है नियम जो था इसको कहते हैं अष्टक का नियम या ऑक्टेव रूल। लेकिन ये जो नियम है इनका गलत साबित हुआ। क्यों गलत साबित हुआ? क्योंकि ये केवल कैल्शियम तक वैलिड था। अष्टक नियम जो है ये कैल्शियम तक वैलिड था, उसके आगे ये जो है फॉलो नहीं करता था। तो इसमें जो है ये एक कमी थी। और दूसरी कमी इनकी थी कि कोबाल्ट एंड निकिल को जो है इन्होंने हैलोजन के साथ रख दिया था। ठीक है, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने अरेंज किया तो उसमें कोबाल्ट और निकिल जो है हैलोजन वाले ग्रुप में आ रहा था, और जबकि जो है प्रॉपर्टी इनकी मैच नहीं करती हैं। ठीक है, कोबाल्ट और निकिल की प्रॉपर्टी हैलोजन से मैच नहीं करती है। हैलोजन में जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब होते हैं। ठीक है, और कोबाल्ट और निकिल जो है ये धातुएं हैं और वो सब अधातुएं होती हैं, तो बिल्कुल जो है प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। ठीक है, और तीसरी कमी क्या थी? इन्होंने बोला कि 56 तत्व इनके समय में थे जब इन्होंने ये तालिका बनाई थी। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि 56 तत्व ही है दुनिया में, और तत्वों की खोज नहीं होगी। तो ये कथन भी इनका गलत हो गया, क्योंकि आज की डेट में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है, 118 तत्वों में से कुछ प्राकृतिक हैं, कुछ जो है खोजे गए हैं। ठीक है, तो 118 तत्वों आधुनिक आवर्त सारणी में है, तो ये कथन भी इनका गलत हो गया।
और इनके समय में जो है हीलियम, आर्गन, ये सब अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। और बाद में जब इनकी खोज हुई तो इनको कैसे रखना है ये फिर समझ में नहीं आ रहा था। तो ये जो है इनकी जो तालिका थी इसमें बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कोबाल्ट और निकिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है बताना है। पहला है, दूसरे समूह के तत्वों को अल्कली धातुएं कहा जाता है। तो सेकेंड ग्रुप जो होता है इसके तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं या अल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुएं। तो ये जो है कथन गलत हो जाएगा। और फिर दिया गया पहले समूह के तत्वों को क्षारीय धातुएं कहा जाता है। तो फर्स्ट ग्रुप जो होता है, फर्स्ट ग्रुप के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं या अल्कली धातुएं या अल्कली मेटल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कथन जो है सही होगा। पहले समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं या अल्कली मेटल्स कहते हैं। और फिर दिया गया है शत्रुहे समूह के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। तो ये भी कथन सही होगा। शत्रुहे समूह के जो तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हैलोजन है। ठीक है, तो ये कथन भी सही होगा। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही? बी और सी। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। यहाँ पे बी और सी कथन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली चूना इनमें से डैश बनाने के लिए पानी के साथ क्रिया करता है। तो कली चूना, इसका फॉर्मूला होता है CaO। इसको कली चूना कहते हैं या क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, क्विक लाइम। और इसकी जब क्रिया होती है किससे? वाटर से, तो जो है वायलेंट रिएक्शन होती है। बनता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में ऊष्मा निकलती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कहते हैं या इसको स्लैक्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बनाने के लिए पानी के साथ क्रिया करता है? बुझा चूना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्न में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? तो इनमें से जो है पहला नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, इसको जड़त्व का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन का गति का पहला नियम। तो जड़त्व क्या होता है? कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, अगर गतिमान है तो वो गतिमान रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो कोई व्यक्ति अगर बस में खड़ा है, बस भी खड़ी है, वो भी खड़ा है, तो वो स्थिर है, बस भी स्थिर है। और बस अगर गतिमान हो गई, बस पर बल लगा, बस गतिमान हो गई, लेकिन वो जो व्यक्ति खड़ा है वो स्थिर ही है और स्थिर रहना चाहता है। तो बस अगर आगे जाएगी तो ये अपने स्थिर रहने की आदत के कारण, अपने स्थिर रहने की प्रवृत्ति के कारण ये जो है इसको पीछे की ओर झटका लगेगा और ये पीछे की ओर गिर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले और ऑक्सीजन छोड़ने वाले पहले जीव थे साइनोबैक्टीरिया। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते थे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको मालूम है कि ऑक्सीजन रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया या इनको नील हरित शैवाल कहते हैं। नील हरित शैवाल ये मोरेरा किंगडम के जीव होते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइनोबैक्टीरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 820 हर्ट्ज वाले किसी ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य कितना होगा यदि उसकी गति किसी खास माध्यम में 420 मीटर पर सेकेंड है? तो किसी ध्वनि तरंग या किसी भी तरंग की जो गति होती है, स्पीड होती है, वो किसके बराबर होती है? तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है यानी आवृत्ति के बराबर। तो यहाँ पे जो है स्पीड कितनी दी गई है? 420 मीटर पर सेकेंड। 420 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लैम्डा हमें निकालना है तरंगदैर्घ्य, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 820 हर्ट्ज। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 420 बटे 820, 0 से 0 कैंसिल, और 42 को अगर 82 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 0.51 करके आएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ 0.52 दिया गया है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा अप्रोक्स में 0.52 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो इसमें से कोशिका विभाजन से संबंधित है साइटोकाइनिन। ये जो है पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। ठीक है, ये जो है कोशिका विभाजन में सहायक होता है और इसके अलावा ये बीजों में अंकुरण को प्रेरित करता है। बीजों में अंकुरण को प्रेरित करता है।
और पौधों में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो एक होता है ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन होता है जो कि ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, यानी कि लंबाई और मोटाई सब की ग्रोथ के लिए जो है ये जिम्मेदार होता है। फिर जो है दूसरे नंबर पे हो जाएगा जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो है ये हार्मोन होता है, ये लंबाई बढ़ाता है, पौधों की हाइट के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा हार्मोन हो जाता है साइटोकाइनिन आपका, तीसरा साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन और बीजों में अंकुरण को प्रेरित करता है। और चौथा आपका हो जाएगा एथिलीन, एथिलीन ये जो है गैसीय अवस्था में होता है और ये फलों को पकाने में सहायता करता है, फलों को पकने में सहायता करता है, ठीक है। और पांचवा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल। तो इसका कार्य क्या होता है, तो ये पौधों की वृद्धि को रोकता है, पौधे एक समय के बाद बढ़ना बंद हो जाते हैं तो उसको रोकने का कार्य कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। और साथ में बीजों को प्रसुप्तावस्था में लाता है ताकि वो अंकुरित ना हो सके, ठीक है। ऐसे अगर रखे होंगे, गेहूं चावल ऐसे ही रखा है और ऐसे ही अंकुरित हो जाए तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम उसको बोते हैं तब जो है उसमें अंकुरण होता है, तो उसको सुप्तावस्था में ये कौन लाता है, एब्सिसिक एसिड लाता है, ठीक है, ताकि वो अंकुरित ना हो। तो यहाँ पे साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन से संबंधित होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका की प्रोटीन, यहाँ पे छूट गया है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम ये सभी तरह की कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। और कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, तो कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ ए सेल या कोशिका का ऊर्जा गृह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया है, तो इनमें से रासायनिक प्रक्रिया कौन सी है, मक्खन का खट्टा होना या आयोडीन क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन या बर्फ का पिघलना या शुष्क बर्फ का कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलना। तो मक्खन का खट्टा होना ये जो है रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर उसमें कोई परिवर्तन हो गया तो दोबारा से उसको वापस पुरानी स्थिति में हम नहीं ला सकते। जैसे कि मक्खन का खट्टा होना, तो अगर दूध या मक्खन खट्टा हो जाए तो उसको दोबारा से पहले से हम सही नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे पहले था वैसा नहीं कर सकते। तो ये जो है रासायनिक प्रक्रिया होगी। जैसे कागज़ का जलना या फिर लोहे में जंग लगना या फल का पकना, तो ये सभी जो है रासायनिक प्रक्रिया होगी, इसको हम दोबारा से पुरानी स्थिति में नहीं ला सकते। फल पक गया तो उसको कच्चा हम नहीं कर सकते। और इसी तरह आयोडीन क्रिस्टलों का उत्पादन दिया गया है, तो ये जो है ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ये भौतिक प्रक्रिया होगी, भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि आयोडीन क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा, तो फिर से जो है आयोडीन क्रिस्टलों के रूप में इसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन यानी कि बिना पिघले, बिना द्रव अवस्था में आए गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना। जैसे कपूर को अगर हम जलाते हैं तो बिना पिघले वो ऊर्ध्वपातित हो जाता है, गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो हम चाहें तो कपूर से जो गैस निकलती है उसको इकट्ठा करके फिर से कपूर बना सकते हैं। तो ये जो है भौतिक प्रक्रिया होगी। बर्फ़ का पिघलना, तो बर्फ़ अगर पिघल गई तो फिर से हम उसको बर्फ़ बना देंगे, तो ये भी भौतिक प्रक्रिया हो गई। शुष्क बर्फ़, शुष्क बर्फ़ क्या होती है, ड्राई आइस। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही सॉलिड फॉर्म में होती है तो उसको ड्राई आइस कहते हैं या शुष्क बर्फ़ कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल गई तो इसको जो है फिर से हम शुष्क बर्फ़ में बदल सकते हैं, यानी कि सॉलिड फॉर्म में इसको फिर से ला सकते हैं। तो ये भी जो है भौतिक परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, मक्खन का खट्टा होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला दिया गया है अधातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, तो ज़्यादातर अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। जैसे कि कार्बन है तो कार्बन का ऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो अम्लीय होता है, और धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादातर क्षारीय होते हैं और कुछ उभयधर्मी भी होते हैं, यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होते हैं, ठीक है। और फिर दिया गया केले में टार्टरिक अम्ल होता है, तो केले में टार्टरिक अम्ल होता है थोड़ी सी मात्रा में, तो ये कथन भी सही होगा, केले में होता है और इसके अलावा इमली में होता है, तो ये कथन सही हो गया। फिर दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें जो क्षारीय प्रकृति होती है वो सोडियम आयन के कारण नहीं होती है बल्कि OH नेगेटिव आयन के कारण होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यही जो है गलत कथन है,
तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत कथन है। फिर दिया गया फिनोप्थलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। तो फिनोप्थलीन ये जो है एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, इससे हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। अम्ल में अगर ये मिलाते हैं अम्ल के विलयन में, तो अम्ल का रंग जो है चेंज नहीं होता है, वो ऐसे ही कलर रहता है। लेकिन अगर क्षार में मिलाएंगे, तो क्षार में अगर मिलाएंगे तो ये जो है गुलाबी कलर देता है। ठीक है, क्षार के घोल में मिलाएंगे तो गुलाबी कलर देगा। और साबुन जो है क्या होता है, क्षार होता है, तो साबुन क्षारीय होता है, तो उसके घोल में अगर मिलाएंगे तो जो है गुलाबी रंग हो जाएगा। तो ये कथन भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के फलस्वरूप किस एक का निर्माण होता है। तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज। युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं जाइगोट। ठीक है, जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि आगे चल के क्या बनता है, भ्रूण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र होता है Ca3PO4 का होल राइज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, Ca3PO4 का होल राइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ag और Cl संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक कौन सा होगा। तो Ag एक इसका सिंबल होता है सिल्वर का। ठीक है, तो Ag और क्लोरीन, सिल्वर और क्लोरीन को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।